चांदीपुर गांव। यहाँ बृजमोहन नाम का एक लड़का रहता है, नेक और मेहनती लड़का। कई साल पहले उसने आम के पेड़ लगाए थे, पर इस साल पहली बार आम पके, जिसे तोड़ने के लिए वो अपने बगीचे की तरफ जा रहा है। तभी उसे गांव का एक आदमी किशोर मिल जाता है। अरे बृजमोहन, कहाँ जा रहे हो भाई? किशोर भैया, मुझे अम्मा ने बताया कि इस बार मेरे लगाए गए आम पक गए हैं। कई सालों से मैं इस आम के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। जरा जाके देखूं कि मेरी मेहनत का फल मीठा है या कड़वा। चलो ठीक है, मीठे हो तो 2-4 मेरे यहाँ भी भिजवा देना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इतने दिनों बाद यहाँ आकर क्या सुकून मिला है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। देखने से तो लग रहा है कि आम काफी मीठे होंगे। कल कुछ लोगों को साथ में लाकर सारे आम तोड़ लूंगा, नहीं तो चोर सारे आम गायब कर देंगे। आज कुछ आम माँ पिताजी को चखाने के लिए ले जाता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ऐसा ही करता हूँ। बृजमोहन कुछ आम तोड़कर अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही वो अपनी माँ से कहता है, माँ, सच में पहली बार हमारे सारे आम पके हैं। ये मैं आपके लिए और पिताजी के लिए लाया हूँ। अच्छा ठीक है, ला मुझे दे दे। और जा, तब तक तू तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ के बाजार में बेचा, और आते हुए 4-5 घर के लिए भी ले आना। माँ से बातें करने के बाद बृजमोहन टोकरी ले तालाब की ओर चला गया। गांव के इस तालाब में पहले से ही कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। अरे बृजमोहन, आज देखता हूँ कैसे तू हम लोगों से ज्यादा मछलियाँ पकड़ता है। हम सब सुबह से ही यहाँ आ चुके हैं। तुझे तो अब 2-4 से ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलने वाली। देखते हैं आपका कहना कितना सच होता है। कुछ ही देर बाद सभी मछुआरों से ज्यादा मछली पकड़ बृजमोहन बाजार चला गया। आज फिर बृजमोहन के पास इतनी सारी मछलियाँ देखते ही दूसरे मछुआरे गुस्से में आ गए। सुनो भाइयों, ये हर बार देर से आता है और जल्दी चला जाता है। आखिर कोई इतना नसीब वाला कैसे हो सकता है? नसीब तो सच में कमाल का है इसका। मछलियों से तो कमा ही रहा है, ऊपर से सुना है इस बार इसके आम भी पक गए हैं। पूरा पेड़ आमों से लदा हुआ है। उन्हें बेचकर भी अच्छे पैसे कमा लेगा। जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। कोई किस्मत लेकर पैदा हुआ है तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये टोकरियां लेकर कहाँ से आ रहा है मोहन बेटा? बाजार गया था, कुछ मछलियां बेचकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो मछलियों और आमों दोनों जगह से कमाई करने का इरादा है इसका। वाह वाह, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, और कुछ आम मेरे यहाँ भी भिजवा देना। जी चाचा जी, आमों के बारे में इन्हें कैसे पता चल गया? अपने चाचा से बात करने के बाद बृजमोहन घर पहुंचकर अपनी माँ से जल्दी से खाना बनाने को कहता है। जल्दी कैसे बनाऊं? हर बार तू शाम को देरी से घर आता है। आज क्या हुआ जो इतनी देरी से आया है? चाचा जी मिल गए थे, आम के बारे में पूछ रहे थे। अब तो सारे आम गए, उन्हें पता लगना ही नहीं चाहिए था। बेटा, तू कल ही सारे आम तोड़कर बाजार में बेचा, नहीं तो इतने लोगों की नजर है इस आम पर कि क्या बताऊं। अगली सुबह बृजमोहन कुछ लोगों के साथ अपने बगीचे से आम तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। आज ही हमें सारे आम तोड़ने हैं, इस बात का ध्यान रखना। एक भी आम नहीं बचना चाहिए। जितने आम आज टूटेंगे, बदले में उतने आम तुम लोगों को भी मिलेंगे। धीरे धीरे बृजमोहन के साथ आए लोग आम तोड़ने लगते हैं, लेकिन ज्यादा आम होने की वजह से सुबह से शाम हो जाती है। 2 पेड़ के आम अब भी बचे रह जाते हैं। ठीक है, अब रहने देते हैं। ये बचे आम किसी और दिन तोड़ेंगे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना समय लग जाएगा। अब इन सबको कल सबसे पहले बाजार में बेचकर आता हूँ। आम ले लो, मीठे मीठे आम लो, आ जाओ, आम ले लो, आ जाओ। एक तरफ बृजमोहन आज पहली बार आम बेचने आया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके चाचा कई दिनों से आम बेचने का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके आम किसी ने नहीं खरीदे थे। यहाँ इतने दिनों से आम बेच रहा हूँ,
लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी किस्मत देखो, पहले ही दिन इतनी भीड़। सेठ, आप बोले तो कुछ उपाय किया जाए इसका, नहीं तो इसके सारे आम बिक जाएंगे और हमारे सारे आम रखे रखे सड़ भी जाएंगे। तुम लोगों को जो करना है करो, बस संभल कर काम करना, किसी का नाम सामने नहीं आना चाहिए। रात होते ही गोविंदनाथ का नौकर अपने 2 दोस्तों के साथ बृजमोहन के आम नष्ट करने पहुंच जाता है। तभी उसे बगीचे में से एक रोशनी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बंद भी हो जाती है। लगता है बृजमोहन था। चलो अब तो वो गया, यही मौका है, उसके सारे पेड़ काट देते हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। अब ये बारिश कहाँ से होने लगी? इस बृजमोहन की किस्मत सच में अच्छी है। चलो अब काम नहीं हो सकता, कल रात को ही देखा जाएगा। कल रात की बारिश में तो सारे आम टूट गए होंगे, जल्दी से जाकर देखता हूँ, नहीं तो कोई और उठाकर ले जाएगा। सुबह सुबह बृजमोहन घबराया हुआ अपने आम के बगीचे में पहुंचता है। हे भगवान, ये पेड़ कैसे गिर गया? हे भगवान, कैसे हुआ ये तो कुल्हाड़ी के निशान है, यानी कि ये सब तूफान की वजह से नहीं हुआ, किसी ने पेड़ को काटा है। अरे पवन, ये सब क्या है? किसने किया? तुमने देखा कुछ? तुम तो शहर की तरफ से आ रहे हो ना, जाते वक्त तुमने किसी को देखा था क्या? नहीं, मैं तो अभी गांव के चौक के पास डाकिया चाचा को कुछ चिट्ठियां देने गया था, मुझे तो मालूम ही नहीं ये सब कैसे हुआ। बृजमोहन गुस्से में सीधा गांव के सरपंच के यहाँ पहुँच जाता है और उसे अब तक की हुई सारी बातें बता देता है। आप मेरे चाचा को बुला, उन्हें इस गांव से सबके सामने बेदखल कर दीजिए, ये सब उन्होंने ही किया है। सरपंच गांव के सभी लोगों को बुलाकर सबके सामने अपना फैसला सुनाने से पहले गोविंदनाथ को अपनी सफाई में बोलने का मौका देते हैं। नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मेरे नौकर जरूर पेड़ काटने गए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो वहाँ से भाग आए। पर एक बात और, वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने वहाँ एक रोशनी भी देखी थी। बृजमोहन भी तो कुछ देर पहले वहीं था, क्या पता ये सब उसी ने किया हो मुझे फंसाने के लिए। मैं कल रात को अपने घर में था, मैं कभी रात को आम के बगीचे में गया ही नहीं, तो वो रोशनी के साथ वहाँ था कौन? बृजमोहन, तुमने सुबह में पवन को भी वहीं देखा था ना, लेकिन वो तो डाकिया चाचा के यहाँ से आ रहा था। पवन, तुम सब सच बताओगे या मैं बता दूं? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच बता दो, नहीं तो अगर मैंने तुम्हारी पोल खोली तो तुम्हें सजा के तौर पर इस गांव से निकाला भी जा सकता है। ये सब मैंने ही किया था। बृजमोहन एक तरफ आम बेचकर पैसे भी कमा रहा था और मछलियां पकड़कर भी पैसे कमा रहा था, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी जलन के मारे मैंने ये सब किया। सभी गांव वालों की सहमति से पवन को 2 महीने के लिए गांव से निकाल दिया जाता है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सब पवन ने किया था? डाकिया तो कई दिनों की छुट्टी पर गया हुआ था, ये बात सिर्फ मुझे ही मालूम थी। पूरे गांव की चिट्ठी तो पवन ही डाकिया को दिया करता था, इसीलिए गांव में किसी और को कैसे मालूम होता। लेकिन जाने से पहले डाकिया ने मुझे यहाँ से जाने का कारण बता दिया था, तो जब डाकिया था ही नहीं तो पवन किसको चिट्ठी देगा? बस वहीं से उसका झूठ पकड़ा गया।